अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवैदी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इक़रार आज़ और हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरवैदी। अस्सलामुअलैकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, आज के शो में हम काफ़ी अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे। अंदर की बात जानना चाहेंगे आपसे। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो नया पेंडोरा बॉक्स खुला है, हमने देखा पहले जनरल बाजवा से रिलेटेड अहमद नूरानी साहब ने इंकशाफात किए थे। अब जनरल आसिम मुनीर साहब से रिलेटेड उन्होंने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा है, वो पब्लिश हुआ है और उसमें उनके रिलेटिव से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग मेंशन की गई है। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि अहमद नूरानी अपने पूरे आर्टिकल में जनरल आसिम मुनीर पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सके। जी। उनके पास मतलब जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बने, अब 2022 में वो बने और ये 2025 ढाई साल हो गए हैं। तो ढाई साल में वो जनरल आसिम मुनीर की करप्शन का कोई स्कैंडल सामने नहीं ला सके। उनके पास सिर्फ 2 ही चीज़ें उस मुझे आर्टिकल में नज़र आईं। एक, उन्होंने कहा है कि जो निगरान सीएम केपीके है, वो लगवाया था बाबर अली शाह ने, जो कोई आसिम मुनीर के रिश्तेदार हैं। जी। अच्छा, अब सूरत-ए-हाल ये है कि चंगा निगरान वज़ीर आला लवाया आसिम मुनीर के रिश्तेदार ने कि सारे केपीके में पीटीआई जीत गई। हुँ। मतलब आप मेरी बात समझें, बड़ी उन्होंने एक दूर की कौड़ी निकाल के लाए हैं कि जो निगरान दौर का सीएम था ना केपी का, वो आसिम मुनीर साहब के रिश्तेदार ने लगवाया था। भई चंगा रिश्तेदार थी जिन्हें एहो जिहा सीएम लवाता जिन्हें पूरी पीटीआई को 2/3 अक्सरियत दिला दी। आप मेरी बात समझे ना, एक नालायक बंदे को सीएम, तो इसका मतलब है पीटीआई को उस निगरान सीएम का तो बहुत ही शुक्रगुज़ार होना चाहिए जो आसिम मुनीर साहब ने लगाया और उसके नतीजे में पूरी पीटीआई जीत गई। मतलब उस सीएम ने कोई धांधली तो नहीं कराई, निगरान सीएम ने फिर। उसने कोई बुरा जी। काम तो नहीं कराया। और उस सीएम ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया है अहमद नूरानी को कि मुझे तो वज़ीर आला और कायदे बेइख्तिलाफ ने लगाया है। आप उन दोनों हुँ। से पूछ लें कि उनको मेरा नाम किसने दिया है। जैसे अनवार उल हक काकड़ को राजा रियाज़ और शहबाज शरीफ ने लगाया था, जो आईनी तरीक़ाकार है उसके मुताबिक। मोहसिन नकवी को जो है वो परवेज़ इलाही ने और उसने जो उस वक़्त कायदे पे इख्तिलाफ थे हमज़ा शहबाज, उन्होंने लगाया था। आइन का एक तरीक़ाकार है कि परवेज़ इलाही और हमज़ा शहबाज के नाम 3-3 नाम दरमियान नाम एक्सचेंज हुए। उनमें हमज़ा शहबाज ने मोहसिन नकवी का नाम प्रपोज़ किया और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन इत्तेफ़ाक ना हुआ, तो इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी का नाम ओके कर दिया। तो टेक्निकली तो आईनी तरीके से लगे ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन अपॉइंटमेंट्स पर भी अहमद नूरानी ने बात की है, मसलन ये निगरान सीएम की, उस मैं समझता हूँ बड़ी अपराइट अपॉइंटमेंट थी जिसमें सी पीटीआई जीती है और आसिम मुनीर साहब ने ऐसा वज़ीर आला लगवा दिया जिसने पूरी केपी में पीटीआई को जितवा दिया। और कोई करप्शन का एलिगेशन अहमद नूरानी के पास आसिम मुनीर के खिलाफ नहीं। ट्रू दैट। एक छोटे से, मेरा मतलब है, जिस पे पूरी स्टोरी उन्होंने बनाई है, वो ये है कि कोई पीफ में एजुकेशन एंडोमेंट फंड में कोई एक अफ़सर हैं, वो जी रिश्तेदार हैं, तो वो वहाँ से उनकी कोई तरक्की हो गई है। अगर मुल्क का आर्मी चीफ, जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि वो मुल्क के स्याह और सफ़ेद का मालिक है, उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक छोटे से सेक्शन एंडोमेंट फंड की एक जूनियर अफ़सर की वन स्टेप प्रमोशन कराई है। तो ये टोटल करप्शन स्कैंडल जो है अहमद नूरानी जो है वो आसिम मुनीर का निकाल के लेके आया है कि उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक छोटे से सेक्शन एंडोमेंट फंड के एक बहुत जूनियर अफसर को वन स्टेप प्रमोशन दिला दिया और ये आसिम मुनीर ने काम किया है। भाई अगर आसिम मुनीर साहब उसको लगवाना चाहते तो किसी मुल्क में सफीर लगवा लेते। हुँ। आसिम मुनीर उसकी तरक्की कराना चाहते तो मेरा मतलब है कि उसको कहीं वर्ल्ड बैंक में भिजवा देते। उथे वन स्टेप प्रमोशन कराने का क्या मेरा मतलब है। मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है कि अहमद दुरानी साहब ने अपनी तरफ से कोशिश बहुत की है कि वो आसिम मुनीर साहब की कोई करप्शन निकाल लें, लेकिन वो टेक्निकली आसिम मुनीर साहब की कोई माली बदनवानी भी नहीं निकलवा सके। और एक एक मोहसिन नकवी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है कि जी ये आसिम मुनीर का रिश्तेदार है, और उसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था आसिम मुनीर के खिलाफ। तो मैं टेक्निकली समझता हूँ कि वो उन्होंने मेहनत देखिए ना, बाजवा की तो टैक्स रिटर्न्स निकाली उन्होंने, ठीक है हुँ। ना? एफबीआर से।
और वो टैक्स रिटर्न जो थी उनके निकालने पर बात हुई कि बाजवा साहब ने पैसे कैसे बनाए। आसिम मुनीर पर तो कोई करप्शन, मेरे ख्याल में फाइनेंशियल करप्शन का कोई इल्जाम इस स्टोरी में वो नहीं लगा सके, जो मैं समझता हूँ कि एक क्लीन चिट है आसिम मुनीर के लिए। सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे बहरिया टाउन को लेकर। तो आपसे पूछना चाहूँगी, क्या इज़ दैट ट्रू कि अब जो मलिक रियाज़ साहब हैं, वो दोबारा से निशाने पर हैं? क्योंकि हमने देखा कि कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में और भी दीगर शहरों में सर, जो सरबुलंद इमारतें हैं, उनको सर्वे मोहर किया जा रहा है। तो क्या ये दोबारा से उन पर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है? क्या उनको दोबारा दुबई से पाकिस्तान आने की कोशिश की जा रही है? क्या चल रहा है? अच्छा, नैब ने इस हवाले से आज प्रेस रिलीज जारी किया और काफी शोर मच गया। हुँ, उन्होंने बैरियर टाउन के सारे बैंक अकाउंट सीज कर दिए और जो प्रॉपर्टीज थी वो उनके ऊपर कॉशन लगा दिया। नैब का तरीकाकार है, अगर किसी के बारे में भी नैब में इंक्वायरी होगी तो नैब उसके असासों पर कॉशन लगा देता है। कॉशन लगाने का मतलब है कि वो ये असासे बेच नहीं सकता और बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं कि वो ये पैसे निकलवा नहीं सकता जब हुँ, तक कि उसके ऊपर से नैब का रेफरेंस क्लियर ना हो जाए, जब तक कि वो नैब में पेश ना हो जाए, जब तक कि उसको क्लीन चिट ना मिल जाए। ये कोई मलक रियाज के साथ अनहोनी बात नहीं हो गई कि आप कहें कि ओहो पाकिस्तान में सिर्फ मलक रियाज के साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। जूनियर क्लर्क के खिलाफ भी नैब में इंक्वायरी आ जाएगी तो वो सबसे पहले उसके एहसास से कॉशन लगाएंगे कि ये बेच ना सके और उसके बैंक अकाउंट फ्रीज करेंगे कि ये पैसे ना निकाल सके। इसका मतलब हुँ, होता है कि अगर इसके पास कोई करप्शन के पैसे हैं तो वो माल इधर उधर ना कर सके। तो पहली बात तो ये है कि नैब बाय द बुक चला है, कोई मलक रियाज के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं हुई। इट हैपेंस टू एवरीवन, ये सबके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है। अब जी, जब बैरियर टाउन के अकाउंट फ्रीज हो गए हैं तो वहां दो किस्म की बातें हैं। एक तो आप समझें कि मतलब जैसे सिंध वाटर बोर्ड ने बहरिया टाउन कराची का पानी बंद कर दिया है कि बहरिया टाउन कराची सिंध वाटर बोर्ड का 14 अरब रुपए का डिफॉल्टर है। इसी तरह जो बहरिया टाउन है वो बिजली के बिलों में भी मुख्तलिफ डिस्कोस का डिफॉल्टर है और उसने बिल नहीं अदा किए हुए। अब हो अगर उनका बैंक अकाउंट सीज हो गए हैं तो बहरिया टाउन का सबसे बड़ा मसला ये होगा कि वहां के बिजली के बिल कैसे अदा होंगे, क्योंकि हुँ, बहरिया टाउन ने अपने मीटर लगाए हुए हैं। वो बल्क बिजली खरीदता है आगे घरों में और जब तक सप्लाई करता है और खुद बिल इकट्ठे करता है, सबको बिल भेज के खुद इकट्ठे करता है। तो और फिर आगे जमा कराता है। ये वो इकट्ठी खरीद लेता है और फिर आगे करता है। तो पिछले दिनों बैरियर टाउन लाहौर में को 12 घंटे बिजली बंद भी रही है और फिर एक दफा लेस्को ने उनकी बैरियर टाउन लाहौर की बिजली काटी भी थी कि उन्होंने बिजली के बिल अदा नहीं किए। सबसे बड़ा मसला बिजली के बिलों में आएगा, आप समझें। हुँ, ये दुरुस्त है कि बैरियर टाउन ने, अब बैरियर टाउन ये देखते हुए कि हमारे अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, उन्होंने एक काउंटर बना दिए हैं बैरियर टाउन में जहां लोग आके कैश बिजली का बिल जमा कराएंगे और उनका ख्याल है कि ये बिजली के बिल हम कैश जमा करके तो साथ ही बिजली के बिल जमा करा देंगे ताकि बैरियर टाउन्स की बिजली चलती रहे। लेकिन मेरे ख्याल में ये कैश इकट्ठा करने का भी शायद उनका सिस्टम ज़्यादा ना चल सके और इसके लिए गवर्नमेंट को अपने तौर पे कुछ सिस्टम बनाना पड़ेगा कि बैरियर टाउन्स की बिजली, पानी, गैस के बिल कैसे अदा होंगे। उनके अकाउंट फ्रीज़ होने का मतलब ये है कि वो अपने मुलाज़मीन को तनख्वाहें भी नहीं दे सकेंगे। और अगर वो अपने मुलाज़मीन को तनख्वाहें नहीं दे सकेंगे, तो फिर वो बैरियर टाउन्स का सिस्टम कैसे चलाएँगे? तो मेरे ख़्याल में काफ़ी मुश्किल हो जाएगी बैरियर टाउन जो लाहौर, इस्लामाबाद, कराची हैं, उनको ये सिस्टम चलाने में। अकाउंट फ्रीज़ होने के बाद स्टाफ की तनख्वाहें एक मसला होगा, बिल एक मसला होंगे जी, और दूसरे जी, एक्सपेंस एक मसला होंगे। तो मेरे ख़्याल में ये एक काफ़ी बड़ा मसला उनके लिए होगा। इसके अलावा अब जहाँ तक है ना कि मलक रियाज़ को दुबई से वापस लाने में, जी, ये दुरुस्त है कि यूएई में का और पाकिस्तान का कैदियों के तबादले का एक्सट्रेडिशन ट्रीटी मौजूद है और यूएई से बहुत सारे हम मुजरिम लेके भी आए हैं। लेकिन हुँ, ज़्यादातर मुजरिम हम लाए हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, जो कातिल थे, डकैत थे या और किन जराइम में मुलव्वस थे, उनको यूएई ने पाकिस्तान के हवाले किया है। लेकिन फाइनेंशियल करप्शन पे आज तक किसी मुल्ज़िम को हमारे हवाले नहीं किया। और फाइनेंशियल करप्शन पे अभी तक उन्होंने किसी मुल्ज़िम को हवाले नहीं किया, बल्कि तो वो सर एनकरेज करते हैं क्योंकि उनका अपना सिस्टम भी सारा काले पानी पैसे पे ही चलता है। तो क्या मलक रियाज को वो निकाल देंगे दुबई से? ये एक मुश्किल सवाल है। जब पाकिस्तान उनको ये उसी वक़्त मुमकिन है जब हुकूमती सतह पर बहुत दबाव डाला जाए और कोई उनके किंग से या पाकिस्तान से जनरल आसिम मुनीर या प्राइम मिनिस्टर बात करें, तो फिर ये एक्स्ट्राडिशन हो।
बाकी जहां तक ये है कि उनके दुबई वाले प्रोजेक्ट में जो मनी प्रोजेक्ट। लॉन्ड्रिंग की बात है, उस हवाले से 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कराची के 4 डीलर्स को, प्रॉपर्टी डीलर्स को ऑलरेडी एफआईए गिरफ्तार कर चुकी है, जो मलक रियाज के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते थे। और उनके लिए मलक रियाज का जो नंबर 2 शाहिद कुरैशी है वो उसमें इन्वॉल्व था, और वो शाहिद कुरैशी के करिंदे थे। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनसे मनी ट्रेल्स भी मांगी गई हैं, और वो मलक रियाज के लिए जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम डीलर करते थे उनके गिर्द घेरा तंग होता जा रहा है, और वो गिरफ्तार भी हुए हैं। तो जो उन्होंने कहा है ना कि उन लोगों तक पहुंच गए, तो अब तक 4 डीलर कराची के जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और वो मलक रियाज के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते थे। बाकी पाकिस्तान में खौफ की फिजा जरूर पैदा हो गई है। अभी आप किसी को कहें ना तूने मलक रियाज के प्रोजेक्ट में पैसे लगाने हैं, तो वो कहते हैं माफी दे दो, अल्लाह के वास्ते मैंने नहीं लगाने। दुबई में इतने प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं, सब को क्यों कोई मलक रियाज पे पैसे लगाएगा। तो ये नैब की 2-3 प्रेस रिलीजों का ये फायदा जरूर हो गया कि अब पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा भी मलक रियाज के किसी प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है। चलिए सर आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कल जो इजलास होगा, उसको लेकर जो लिस्ट जारी की गई है। पीटीआई की जानिब से सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि खान को माइनस कर दिया गया है। अब इस लिस्ट के बाद खान से मुलाकात नहीं की गई। अगर चलो अगर यही करना था, लिस्ट ही जारी करनी थी तो एक फॉर्मली से मुलाकात कर लेते। अब तो ये बात सबूत है कि जितने लोग जाएँगे और मरकज़ी जो क़यादत है, वो सारी कॉम्प्रोमाइज़्ड है और उस बात का सबूत ये है कि उन्होंने खान से मुलाकात भी नहीं की, जुनैद अकबर साहब का वेट भी नहीं किया और लिस्ट दे दी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कल वहाँ जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, पार्लिमानी कमेटी का, उसमें कोई फैसले तो नहीं होने जा रहे, जिसकी अप्रूवल खान साहब से लेनी है। हुँ। ये तो सोशल मीडिया ये कहता है कि ये बैरिस्टर गौहर उमर अयूब बाथरूम भी इमरान खान से पूछ कर जाएँ, वरना पैम्पर लगाए रखें, और जब तक खान साहब इजाज़त ना दें, इनको बाथरूम जाने की भी इजाज़त नहीं है। ये इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियंस हैं, जमात के लीडर हैं, क्या ये कौमी सलामती की कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग भी नहीं ले सकते, खान साहब से पूछे बगैर? तो फिर ये तो अर्दली हो गए, गुलाम हो गए इमरान खान के, सोशल मीडिया, पीटीआई के सोशल मीडिया के मुताबिक। जहाँ तक जुनैद अकबर की बात है, मैं समझता हूँ कि वो उनका नाम जो है, वो नहीं आया है, या तो वो खुद नहीं आना चाहे, या उनका नाम आया नहीं है क्योंकि वो खुद को बड़ा एंटी एस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर करना चाहते हैं, और वहाँ जाकर अगर वो कुछ कहते तो मरते, ना कहते तो मरते। तो मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है जुनैद अकबर ने खुद अवॉइड भी किया होगा कि हुँ। मैं ना ही जाऊँ, क्योंकि जाने के नतीजे में उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा ज़्यादा होना था। लेकिन मैं समझता हूँ अच्छी बात है, पीटीआई बहुत बड़ा वफ़द उसमें जा रहा है, सारी बात हो जाएगी। पीटीआई के केपी के लोग भी हैं, पंजाब के लोग भी हैं, सब लोग वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पीटीआई ने जो बात करनी है फौजी क़यादत से, वो हो जाएगी। वो हर जगह हर वक़्त कहते हैं कि हमने पिंडी से बात करनी है। पिंडी वहाँ मौजूद होगा भाई, आर्मी आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई, डीजी एमओ, सारे फ़ौज के सीनियर अफ़सर मौजूद होंगे। आप रोज़ तरले-मिन्नतें करते हैं पिंडी से बात करनी है। मैंने पहले कहा कि जहाँ पे आर्मी चीफ होगा, पीटीआई वहाँ ना जाने का अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकती। वो पहुँचेंगे। आर्मी चीफ को तो शक्ल दिखाने की, आर्मी चीफ के आगे हाज़िरी लगाने की, आर्मी चीफ के आगे अच्छा बच्चा बनने की, तो पहले बैरिस्टर गौहर को जब बुलाया तो वो गए नहीं। जब भी गंडापुर को बुलाया वो गए हैं। और भी जिस लीडर को जब भी बुलाया जाता है वो जाते हैं। इवन इमरान खान को जब भी जो बात आर्मी चीफ की तरफ से पैगाम आए, वो उस पे फौरन आमीन कहते हैं। सुबह 7 बजे आज़म स्वाति ने जाके कहा जलसा खत्म कर दिया, उन्होंने खत्म कर दिया। तो हुँ। मेरे ज़ाती तौर पे ख़्याल में है कि पीटीआई ने एक अच्छा स्टेप लिया। अब जहाँ तक इमरान खान की मुलाकातों का सवाल है, वो सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल ने एक पिटीशन की है। वो जो जस्टिस गुलाम इसहाक खान ने एक लूट सेल लगाई हुई थी मुलाकातों की, उस पर रिव्यू पिटीशन दायर की गई है, और अब उस पर लार्जर बेंच बन जाएगा। वो सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल का मौक़िफ़ है, मेरे पास 3000 कैदी हैं, आप एक की इतनी मुलाकातें कहेंगे तो मैं 3000 की इतनी मुलाकातें कैसे कराऊँगा? इमरान हुँ। खान के लिए अलग असूल और बाकी 3000 कैदियों के लिए अलग असूल तो नहीं हो सकता। मेरे ख़्याल में ये जो मुलाकातों की लूट सेल है ना, ये बंद हो जाएगी लार्जर बैंक में, और एक आम कैदी की जिस तरह मुलाकातें हैं, उस तरह इमरान खान की मुलाकातें रह जाएँगी। ये जो लूट सेल लगी हुई है ना मुलाकातों की, और 5 स्टार होटल बना हुआ है अडयाला जेल, मेरे ख़्याल है इसके बंद होने के भी अब टाइम आया जाता है। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।